नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसी न्यूज यूपी। इस वक्त बांदा जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चले कि लोकसभा इलेक्शन को लेकर आयोजित की गई भाजपा के द्वारा लोकसभा बूथ सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित। इस कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री AK शर्मा के द्वारा पहुंचकर कार्यक्रम में किया गया शिरकत। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता सम्मेलन में लोग रहे उपस्थित, जिसको देखकर उत्साहवर्धन किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील की गई है। आइए देखें एनसी न्यूज पर पूरी रिपोर्ट। वाले तो आज कह रहे हैं संविधान खतरे में। अब संविधान खतरे में उन्हें दिखाई दे रहा है। जब आज तक अकबर को महान बताया गया, हुमायूं को महान बताया गया, बाबर को महान बताया गया, और अगर अब महाराणा प्रताप को महान बताया जाएगा, अब श्री रामचंद्र जी को महान बताया जाएगा, अब यहाँ पर हमारे झलकारी बाई को महान बताया जाएगा, हमारे यहाँ पर जब वीरांगना यहाँ की हमारी लक्ष्मीबाई को महान बताया जाएगा, और यहाँ पर परशुराम को महान बताया जाएगा, तो आज कहते हैं संविधान खतरे में है। अगर अपने संविधान के दायरे में अब पाठ पुस्तकों में अगर हमारे बच्चों को यह पढ़ाया जाने लगेगा, और आज मैं इसलिए ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। माँ कालिंदी की बाढ़ तेज है, इस तेज धारा में जो उल्टा तैरेगा वो बीच में डूब जाएगा, और जो सील को पाएगा वो मंजिल पार कर जाएगा। 2014 में महू धोखा में कूद पड़े रहे हो, धोखा में चला भाई के हाथी, और वो हाथी था वो जो है चितकूट के पहले आवत वो बॉर्डर में रवि भैया कवाली पांडवर के नीचे बैठे भंवर पड़ा भंवर भंवर वही में कुछ भूल गया, आगे वही नहीं पावा है। अब कौन सोचे कि मैं हो सके तो कुछ जोर लगा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव आगे काम खत्म हो गया है। मैं इनकी आप पर एक और सीट बचा जाए तो कामता नाथ मालिक है। गठबंधन में हाथी साइकिल के 5 जीती रही है साइकिल। अब इन बहुत बाधा चितकुट के तो बात छोड़ो। इसलिए मेरा निवेदन है, कौन अगर भूला भटका हो, मोदी जैसा बरम का पेड़ है, पीपरे के पेड़ है का कोई ताकत तो नहीं है हिंदू धर्म में, बताओ। वो कुल्हड़ी लेके जात तो वही मना करे थे ना, खबरदार या पीपरे पेड़ है ना कुल्हड़ी ने चला नहीं तो वंशनाश हो जाएगी, तो नाश हो जाएगी। बड़ी कहा चाहिए भाषा में भाषा सैनवा मना करे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का इनका लगाया पेड़, आज उस पेड़ को मोदी योगी जी जैसे मंत्री जी जैसे लोग आज इसको इस ध्वज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, छाया दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, बिजली पानी दे करके, सम्मान निधि दे करके आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो जो शीतल छाया दे रहा है पेड़, अगर उसमें कोई कुल्हाड़ी चलाए तो आपका धर्म बनता है बुद्ध के साथियों कि उसकी कुल्हाड़ी की धार को कुंद कर देना, धार मत दे देना। आपकी जिम्मेदारी है, निवेदन है, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के चिन्हित कैली लो गाँव में दोनों कुल्हाड़ी त्यावत हो, धार देत हो, तो वो का घर पहुंच गए, वही समझा बुझा के ये पेड़ का कटी है तो तुम्हें पाप लागी। इस पेड़ से तुम्हें भोजन मिल रहा है, इस पेड़ से तुम्हें गैस चूल्हा मिल रहा है, इस पेड़ से तुम्हें सम्मान निधि मिल रही है, इस पेड़ से पक्का मकान मिल रहा है, इस पेड़ से शीतल जल घर में आ रहा है। तो पेड़ का भैया काटने का कुल्हाड़ी न दे, जब पेड़ में थोड़ी सी रोटियां पानी डाल दे तब आगे और मजबूती के साथ उद्धार हो जाए, देश से गरीबी दूर हो जाए, देश हमारा भारत विकसित भारत बन जाए। ये उससे निवेदन करना है, मेरा निवेदन है, ये मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। बूथ में जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन R.K. पटेल 10-5 बूथों में 20 बूथों में जा सकता है। बूथ में 1800 बूथ है, लगभग 1800 बूथों में R.K. पटेल नहीं जा पाएगा। 10-20-25 बूथों में 50 बूथों में हम भ्रमण कर सकते हैं, और भी कोई गाड़ी एक आध परमिशन होगी विधानसभा की
तो वो भी ऐसे कुछ 10-25 बूथों में जाएगी। हमारे बड़े नेता मंच पर बैठे, कोई बूथ पर नहीं दिखाई देंगे, दूसरे जगह अपने बूथ पर दिखाई देंगे। उस दिन बूथ की लड़ाई आप लड़ोगे। 20 मई को जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन उस लड़ाई को आप लड़ोगे, बस्ता आप लगवाओगे, वोटर को आप निकालोगे। पोलिंग बूथ पर, मतदान केंद्र पर 90% तक वोट डलाने का निवेदन आप करोगे। तो वो लड़ाई उस दिन आपको लड़ना है, क्योंकि आप, मैंने कहा, इस मंदिर के मजबूत पिलर है, मजबूत आप पत्थर है, आप मजबूती के साथ जमे हैं। तो मंदिर आपका मजबूत दुनिया में आज नाम रोशन कर रहा है। इसलिए देवतुल्य कार्यकर्ताओं के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने अपने बूथों पर ये काम आपको करना है। और आज से ही आप सुबह शाम एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, ये तुलसी बाबा की चौपाई है। तो एक घड़ी आधी घड़ी सुबह शाम जो आपको मिले, R.K. पटेल बन जाना बूथों पर। आप स्वयं माननीय प्रधानमंत्री आप स्वयं बन करके खड़े हो जाना, प्रधानमंत्री के आप दूत बन करके खड़े हो जाना, R.K. पटेल बन करके खड़े हो जाना। हर बूथ पर हमारा बूथ का मुस्तैद सिपाही, मुस्तैद का हमारा साथी हर बूथ पर खड़ा हो जाएगा। तो 100 में 70 हमारा है और बाकी में 100 में 60 तो पिछली बार हो चुका है। 100 में 60 हमारा पिछला नारा था और 5 साल के काम आगे और बढ़े हैं जो, तो 100 में 70 हमारा है और बाकी में बंटवारा है। आज हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर मजहब के लोग आज मोदी योगी जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग आज मोदी जी के अलावा कोई दूसरी बटन नहीं दबाएंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है। बस थोड़ा सा आप गांव में, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, कुल्हाड़ी अगर कहीं पर आपको दिखे कि किसी के घर से कोई कुल्हाड़ी दिखा रहा है, उसके दरवाजे पहुंच करके प्रेम से उसको समझा बुझा करके कि मोदी योगी जी के इस पेड़ को, भाजपा के पेड़ को काटोगे तो पाप लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, ये कहते हुए उसको समझाने का काम करेंगे। और जिस दिन वोट पड़े, सुबह सुबह पहले मतदान, 20 मई को पहले मतदान और बाद में जलपान। पहले मतदान और बाद में जलपान। R.K. पटेल का प्रणाम कह दीजिएगा और उनको सबसे कह दीजिएगा कि पहले कमल की बटन दबाओ, तब चूल्हे में आग जलाओ। चूल्हे में आग तब जलाई जाए जब पहले कमल की बटन दबेगी। पिछली बार हाथी साइकिल का गठबंधन था, ये विधानसभा 17,000 से पिछड़ गई थी। इस बार 17 दुनाई 34,000 हाथी साइकिल अलग अलग पड़े हैं। इस बार 34,000 से आप जीत करके, मुझे भरोसा है, इस विधानसभा को मोदी जी के हाथों को मजबूत करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए ना कोई संशय और ना कोई भूल। और जीता है, जीत रहा है कमल का, जीता है, जीतेगा कमल का। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको करता हूँ प्रणाम। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतनी विशाल, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी की नींव के समान हमारे देवतुल्य कार्यकर्तागण, बूथ स्तर के, शक्ति केंद्र के, मंडल स्तर के सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ग्राम प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। हमारा नमन आप स्वीकार करें। मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष माननीय श्री संजय सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय सुनील पटेल जी, एक नीचे के कार्यकर्ता, गांव के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री,
इन सब ने मिलकर के जो भारतीय जनता पार्टी का वैश्विक जो वट वृक्ष लगाया है, आज आपकी पार्टी मित्रों सिर्फ भारत की पार्टी नहीं है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। और कुछ तो बहुत सारे देश ऐसे होंगे जिनकी जनसंख्या हमारी पार्टी की संख्या से, सदस्य संख्या से बहुत कम है। आधे से ज्यादा दुनिया के देश ऐसे हैं। इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का मित्रों परिवार है। ऐसे परिवार का भाग होना अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है। हम और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, इतने बड़े एक परिवार का, भारतीय जनता पार्टी संगठन का हम हिस्सा है। और आपने जो मिलकर के, मैंने आज आप लोगों को थोड़ी लंबी बातें बताने का मन हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में तो 2021 में शामिल हुआ, एमएलसी बना और मंत्री हूं। पार्टी का अनुभव मेरा 3 साल का ही है, लेकिन पार्टी आपकी कैसे काम करती है इसका अनुभव मेरा 20 साल पुराना हो गया। वो इसलिए कि मोदी साहब के साथ जब वो मुख्यमंत्री बने, पहले ही दिन से मुझे उनके साथ काम करने का, उनके कार्यालय में मेरी नियुक्ति हो गई। तब से मेरा 2001 में वो मुख्यमंत्री बने और मेरी उसी दिन नियुक्ति हुई। तब से मैं आप जैसे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों का आना जाना, मोदी जी से कोई मिलने आता था, समय नहीं होता था तो हमसे मिलता था, हम बैठा के बातें करते थे। कई बार मेरे मन में कई बहुत अच्छे विचार आते थे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर के। और उसमें से एक विचार ये था, कई बार आप जैसे लोग आते थे कि भाई साहब मेरा ये लेखपाल जो है, पटवारी जो है, हमारे खेत में थोड़ा देखिए, हमारे पिताजी का नाम जो है लिखने में भूल कर दिया, अब जो है पैसा मांग रहा है उसको सुधारने के लिए, अब मैं कहाँ जाऊं? तो मैं कई बार उसको कहता था, अरे यार इतना आपके पिताजी का नाम स्पष्ट है, क्या है, गलती हुई है तो सुधार लेना चाहिए। तो आपने जिलाध्यक्ष को नहीं बोला, आपने डीएम साहब को नहीं बोला, आपने एसडीएम साहब को नहीं बोला। कहना भाई साहब शर्म लगती है कि अब अध्यक्ष जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में, मुझे शर्म लगती है। अनुशासन, हम लोगों का अनुशासन ऐसा है कि नहीं हम बोल पाते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैंने अपनी बहुत ही वाजिब मांगों को लेकर के परेशान होते हुए देखा है। अब जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था गुजरात राज्य में और नरेंद्र मोदी जी जैसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री का शासन था, तब मेरे मन में विचार आता था। उन्हीं दिनों यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अन्य पार्टियों की भी जो बीच में समय काल गया, भाजपा के पहले उनकी सरकारें थी। हम भी आते जाते थे, अपने गांव को तो आते ही जाते थे, आजमगढ़ मऊ का रहने वाला हूं। यहाँ तो जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही एक सामान्य सा कार्यकर्ता पहले 6 महीने में तो उसकी एक 4 पहिया की अच्छी गाड़ी, बड़ी वाली गाड़ी आ जाती है ना। फिर अगला 6 महीना बीतता है। हमारे अपने एक दोस्त से मैंने सच में पूछा था, कहा कि भाई साहब आज मैंने उसको जब देखा सपा सरकार में, हमने कहा यार तुम एक रिवाल्वर तो मैंने सोचा था, एक बंदूक तो मैंने देखा था, लेकिन तुम 2-2 रिवाल्वर कैसे लगा के घूमते हो? क्या भाई साहब आजकल हमारे पर बड़ा खतरा है। हमने कहा खतरा अचानक क्यों बढ़ गया तुम्हारे ऊपर? तो कहा वो थोड़ा जमीन का मामला इधर उधर रहता है, अब जब जमीन कब्जियाओगे तो खतरा तो बढ़ेगा ही। तो यहाँ के कार्यकर्ता की ये स्थिति थी और वहां के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता की ये थी। और मैं सच बताऊं कि ये आपकी तपस्या का परिणाम है, आपकी उस पवित्रता का परिणाम है, आपकी उस साधना का परिणाम है मित्रों, कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होकर के जनमानस के मन में, जनमानस में इस तरह स्थान बना लिया है। यही नहीं, मैं तो विदेशों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जो है यही नहीं विदेशों तक में फैल गई हैं, और विदेशों तक में फैल ही नहीं गई है, बहुत गहरी हो गई। अपने विरोधियों को इसीलिए आपका जो चरित्र है, आपका जो ऊंचा कैरेक्टर है, चरित्र है, उससे उनको परेशानी है। देखिए पहले के जमाने में आपने कहानियां सुना होगा कि बहुत सारे राक्षस जो है वो एक लंगोटी पहन करके तपस्या करने वाले ऋषियों के, मुनियों के आश्रमों को क्यों ध्वस्त करते थे, क्यों उनका यज्ञ भी ध्वस्त करते थे?
इसलिए नहीं कि मुनि उनको जाकर परेशान करते, इसलिए कि वो तपस्वी है, उसके पास चरित्र का बल है, उसके पास तप का बल है। अगर वो जिस दिन खड़ा हो जाएगा तो बड़े बड़े राक्षसों को जो है ध्वस्त कर देगा। और इसलिए ये सभी जो ताकतें हैं हमारे विरोध में, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो है पड़ी हुई है। पेश कर रहे हैं, कहीं किसी के वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, कहीं कहीं झूठ का सहारा ले रहे हैं। ये पूरा एक गिरोह, देखिए आप लोग तो गिरोह से बड़े पीड़ित रहे हो भूतकाल में, बांदा, चित्रकूट, ये तो आप तो गिरोह तो आपने देखा ही हुआ है। ये देखिए ये दस्यु गिरोह तो पूरा हो गया, लेकिन आजकल ये नए दस्यु निकले हैं, नए गिरोह वाले निकले हैं। और ये छद्म लड़ाई, पीछे से वार करने वाले, पीछे से आक्रमण करने वाले लोग जो है आजकल लड़ाई का चरित्र बदल गया है, लड़ाई का पैटर्न बदल गया है, लड़ाई का तरीका बदल गया है। साइबर लड़ाई हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक लड़ाई हो रही है। और हमारा कोई भी कथन को तोड़ मरोड़ के जनता को गुमराह, तो 18 दिन जो आने वाला है मित्रों, इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक बार अगर किसी को गलत बातें समझा करके उसके मति को भ्रम में डाल दिया गया, संशय पैदा कर दिया गया उसके दिमाग में, उसको दूर करने के लिए समय मिलते मिलते तब तक इलेक्शन आ जाएगा, पता नहीं हमको आपको समय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इसलिए आने वाले 18 दिन के 24 घंटे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ये लोग झूठ का सहारा लेकर के, झूठ की फैक्ट्री चला करके संविधान, सोचिए संविधान जिसने संविधान की ऐसी तैसी कर दिया, वो लोग उनके नेता कहते हैं कि हम सभी प्रत्याशी संविधान की किताब लेके खड़े हो। अरे संविधान की किताब लेके खड़े होने स्वयं संविधान लगता है। इस देश में संविधान पे सबसे बड़ा और सबसे प्रबल आक्रमण जिसने किया था वो कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी में किया था कि नहीं किया था, आप ही लोग बताइए। संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ किया था। मैं तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, प्रयाग विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ा है और पढ़ाया भी है राजनीति शास्त्र। संविधान को मैं बड़ी बारीकी से जानता हूँ कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ा और इनके किए हुए कई संशोधनों को रद्द करना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट को। ये बड़ी बेइज्जती की बात थी उस समय की सरकार के लिए, इनकी दादी जी जो चलाती थी। ऐसे लोग संविधान की बातें करते। उन दिनों जब इनका शासन था, गवर्नर तो ऐसे बदले जाते थे कि आप अपने ड्राइवर को, अपने चपरासी को भी इस तरह से नहीं बदलते हैं। सुबह आया, शाम को बोल दिया कि भैया आप तो मत आना। इस तरह से इनके गवर्नर बदले जाते थे। इनके आगे दिल्ली में जी हजूरी नहीं करे तो गवर्नर बदल दिए जाते थे, मुख्यमंत्री बर्खास्त कर दिए जाते थे, राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी। ऐसे लोग संविधान की किताब हमको दिखा रहे, पढ़ा रहे। दूसरी पार्टी जिसने 25 साल 4 बार यहाँ मुख्यमंत्री एक ही परिवार के दिए, आपके अगल बगल देखिए एक परिवार के 4 या 5 लोग सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? 5 लड़ रहे हैं ना। अब इसमें कहीं इन लोगों को संविधान में कोई समस्या नहीं दिखती। एक ही परिवार का पूरा लोकतंत्र का मतलब एक परिवार। तो ये लोग संविधान की, इनके जमाने में तो सपा के जमाने में, मुझे आजमगढ़ का अनुभव में बता रहा हूँ, आपके यहाँ तो और भी खराब होगा। आजमगढ़ में इनके गुंडे जो है थानेदार की कुर्सी पे बैठते थे, अरे थानेदार उनके बगल में खड़ा होकर के जीवनगिरी करता था। तब इनको संविधान की कोई चिंता नहीं, तब संविधान इनका एकदम बढ़िया चलता था। आपका खाली प्लाट हो, कब्जा कर लेते थे। हमारे इटावा से, मैनपुरी से कई ऐसे केस हमने, हमारे प्रत्यक्ष जो है हमारे ध्यान में है, जहां महिलाएं आकर के हमारे पास रोती थी कि भाई साहब कुछ करिए, हमारा प्लाट चला गया। प्लाट तो चला ही गया, उल्टे हमारे पर केस भी करवा दिया। हमारे दादाजी का, हमारे ससुर जी का प्लाट था, उसमें तब इन लोगों को कहीं संविधान में कहीं कोई समस्या नहीं थी। पूरे देश में सिर्फ 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मंजूर हुए मित्रों, और आप बहुत भाग्यशाली हो कि मोदी जी ने उसमें से एक जो है आपके बुंदेलखंड में डिफेंस के बड़े बड़े कीमती सामान बनाने का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो आपके आप पूछ सकते हैं विरोधियों से कि भाई आपको क्यों नहीं सूझी कि अगर ये हो जाएगा तो देश में सेना का इंपोर्ट करने का बिल खत्म हो जाएगा, यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाएगा, स्थानीय हमारी जमीनों की कीमत में इजाफा हो जाएगा, किसी को लारी का, किसी को ट्रक का काम
करने का, माल ढोने का ठेका मिल जाएगा, लोगों की रोजगारी आमदनी बढ़ जाएगी। ये सब आप लोगों को क्यों नहीं समझा भाई माननीय विपक्षीगण? तो ये इसीलिए ये लोग आपके यहाँ सोलर की अभी बात हो रही थी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी कर रहे थे सोलर। अब सूरज कोई आज मोदी जी के आने के बाद तो उगना शुरू नहीं हुआ आपके यहाँ, सोलर तो सनातन काल से उग रहा है आपके यहाँ। वही जमीन, वही सूर्यदेव पड़े थे, लेकिन किसी को नहीं सूझा, किसी को ये बात अकल नहीं आई, अकल में नहीं आई कि यहाँ इस व्यवस्था को सूर्यदेव का जो प्रचंड ताप पड़ता है, किरणें पड़ती है, उसका उपयोग करके बिजली भी बन सकती है। ये 70 साल में क्यों किसी को नहीं सूझा? क्यों मोदी जी के लिए काम छोड़ा गया था भाई कि आपकी शक्ति का, आपके पोटेंशियल का उपयोग करके लोगों को सस्ती बिजली दे दिया जाए? तो ये अब हम लोग कर रहे हैं। हजारों मेगावाट की परियोजनाएं आपके बांदा, चित्रकूट में, बुंदेलखंड में जो हम लोग जो है लगा रहे हैं, जिससे कि सौर ऊर्जा से जो है आपके यहाँ ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, हजारों करोड़ रुपए का निवेश होगा, आपके यहाँ हजारों लोगों को उसमें से भी रोजगारी मिलेगी। तो ये सब बातें, ये पूछने की बातें हैं अगर कोई विपक्षी हाथ लग जाए तो, कि भाई ये सब गरीब आदमी से दे करके डिफेंस का बड़ा बड़ा सामान बनाने तक मोदी जी अगर सोच सकते हैं, तो आपको अगर मान लो 1 साल नहीं समझ में आया तो 70 साल कैसे निकल गए? और कुछ तो इसमें ऐसे विद्वान निकले हैं कि जो 5-5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ के, वो भी आजकल भाषण दे रहे हैं कि ये करना चाहिए था योगी जी को, ये करना चाहिए था मोदी जी को। अरे तुम मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं किए भाई? इसका भी तो पहले उनको अपनी बात बतानी चाहिए कि हम तो इसलिए नहीं कर पाए। तो ऐसे लोग खाली जनता को भ्रमित करके, उनको भी मालूम है कि पूरा खेल जो है एक महीने का है, 1 महीने अपना माया जाल, झूठ का पुलिंदा फैला करके किसी तरह से जनता का वोट ले लेना है इनको, और उसके बाद गायब हो जाना है। उसके बाद गायब भी हो जाना है। आपके पटेल जैसा नहीं रहेंगे कि आपके बीच में रहेंगे, कविंजर की सेवा करेंगे, चित्रकूट की सेवा करेंगे, यहाँ बिजली की चिंता करेंगे, पानी की चिंता करेंगे, किसानों की चिंता करेंगे। किसानों की बात किया जाए तो एक दिन हम पढ़ रहे थे, हम आएंगे तो किसानों का बिल माफ कर देंगे। अरे तुम क्या माफ करोगे? हमारे भी माफ कर चुके हैं, अब उसमें तुम क्या माफ करोगे भाई? कुछ बचता है क्या माफ करने की? समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम किसानों का बिल माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमने ऑलरेडी माफ कर दिया। तो ये लोग किसी तरह से आपको बस भ्रम में डाल करके 1 महीने बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है कि ये चाहे वीडियो गलत निकाल करके या गलत बयानी करके, गलत आक्षेप लगा करके, गलत प्रचार करके, अपना उल्लू सीधा करके और यहाँ से छूमंतर हो जाने वाले हैं। ऐसे लोगों से मित्रों सावधान रहिएगा। जहाँ तक मोदी जी की कार्यशैली का सवाल है, मैंने जैसा कहा, मैं खुद उनकी कार्यशैली का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। 20 साल उनके साथ मैंने काम किया है, 14 साल मुख्यमंत्री के काल में उनके, और 6 साल जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस कार्यकाल में एक एक क्षण उनका, एक एक मिनट जो है वो देश की जनता की चिंता करने में गुजरता है। क्यों नहीं चमचमा सकता? ये देखने जाते थे और वो करके वो दिखा रहे हैं, करके वो दिखाने वाले हैं। सबसे अच्छे रेलवे स्टेशन दुनिया के बनाने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। 500 से ज्यादा पूरे देश में बन रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में लगभग 75-80 बन रहे हैं, और आपके यहाँ भी बताया जा रहा है कि 3 रेलवे स्टेशन नमूने के रूप। वैसे ही ट्रेनों की स्पीड, वंदे भारत जो है योजना, जो ट्रेन का है, एक जो हमारी ट्रेनें 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की गति से चलती थी, विदेशों में वही ट्रेन जो है 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की गति से चलती थी। क्या 70 साल का समय ये सोचने के लिए या प्रयोग करने के लिए, क्या ये समय पर्याप्त नहीं था कि भाई अपने देश में भी जरा तेजी से ट्रेन चले? इतना तो हो ही सकता था ना बहनों, बताइए, हो सकता था कि नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं हुआ। 70 साल लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। जो अंग्रेज जो ट्रेन चला गए थे उसी में देश का काम चल जाता था। पहली बार मोदी जी ने आकर के कहा कि नहीं,
हमारी रेल की पटरियां भी हम सुधारेंगे, हम उनको अच्छा बनाएंगे, हम उनको बिजली से चलाएंगे और हमारी ट्रेनें भी 40 की जगह 140 किलोमीटर की गति से प्रति घंटे की गति से चलेंगे। ये फर्क है। किसानों की ये लोग आजकल बड़ी हमदर्दी किसानों से हो गई इन लोगों को। किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात जब से मोदी जी ने किया, जब से जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई किसानों की आमदनी जो है बढ़ानी है, दूनी करती है। ये लोग हंसते थे, पटेल साहब को मालूम होगा, ये लोग सभाओं में व्याख्यान देते थे, हंसते थे कि मोदी जी को कोई अर्थशास्त्र मालूम नहीं है किसानों की। अब जब किसान जो है सौर ऊर्जा से अगर उसको बिजली मिल जाती है, मफत की उसको अगर बिजली मिल जाएगी तो उसकी खेती की लागत में कमी आएगी कि नहीं आएगी। हम अगर बिजली बिल माफ कर देते हैं किसान की तो उसकी खेती की कीमत में, लागत में कमी आएगी कि नहीं आएगी। जब कीमत में कमी आएगी, लागत में कमी आएगी तो उसका गेहूं चावल जो पैदा होगा उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। सिंपल बहुत साधारण सी गणित है। खाद अगर कम डालने से हम उसको गाइड कर देते हैं किसान को कि भाई तुम्हारा माइक्रो यूरिया जो है, नैनो यूरिया जो है डालोगे कम यूरिया में, कम खर्च में तुम्हारी ज्यादा उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी तुम्हारे खेत में। अगर वो करेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। उसकी पैदाश टमाटर हो, आलू हो, आपके यहाँ जो भी होता है उसको अगर हम प्रोसेस कर देते हैं, अगर हम उसमें मूल्यवर्धन कर देते हैं, विदेश भेज देते हैं, दुबई भेज देते हैं, अबू धाबी भेज देते हैं, तो बताइए उसी चीज की कीमत 10 गुना मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सब तरीके हैं किसान की आमदनी बढ़ाने के। लेकिन इन लोगों ने नहीं सोचा। 70 साल निकल गए, हमारे देश का किसान वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, हमारे देश का गरीब वहीं का वहीं पड़ा हुआ था, हमारे देश के नौजवानों को की रोजगारी का कोई इंतजाम नहीं कर पाए थे। अब ये लोग जब मोदी जी करने लगे और जब 10 साल में उन्होंने दिखा दिया कि भाई किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, तेज गति से ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, रेलवे स्टेशनों को, बस स्टेशनों का सुंदरीकरण किया जा सकता है, तो अब ये जो है अब इनको लग गया, लोगों को राशन मुफ्त दिया जा सकता है, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छे से चलेगी, शौचालय दिया जा सकता है। तब इन लोगों को लगा अरे यार ये तो हमने नहीं किया, ये तो कर दिया, अब क्या करें, तो झूठ का सहारा। तो आने वाले दिनों में मित्रों आपको बहुत सावधान रहना है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपका उत्साह देख करके कल से मैं चित्रकूट और बागा के प्रवास पर हूँ, भ्रमण पर हूँ। मैं आप लोगों में से कई लोगों से मिला हूँ। आपकी बहुत ये दूसरी आज की सभा है इतनी बड़ी। आपका उत्साह देख करके, आपकी निष्ठा देख करके इस बात में कहीं कोई शंका नहीं है, किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि माननीय आर.के. पटेल जी फिर से सांसद का चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लोकसभा में प्रदर्शन होगा अच्छा? लोकसभा में निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन होगा और हमारे प्रत्याशी आर.के. पटेल जी बहुत ही भारी मतों से बबेरू में भी लीड करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और पूरे लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार जितनी मार्जिन से जीते थे, मुझे लगता है कि उसकी 2 गुनी मार्जिन से इस बार ये जीतने वाले हैं और उसमें सभी विधानसभाओं में इनकी लीड बढ़ेगी। मंत्री जी, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, क्या कहेंगे? कांग्रेस आज से नहीं, हमेशा से ही कंफ्यूज पार्टी रही है और परिवार के बाहर वो देख नहीं पाती कि पूरी समस्या उनकी आंतरिक है। लेकिन मुझे जो लगता है वो इसलिए लगता है कि उनको रायबरेली में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मिल नहीं रहा है, पूरे अमेठी में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। परिवार के ही लोगों को लड़ाना है, स्वाभाविक बात है कि पिछले चरणों में हुए मतदान में लगातार वोटिंग प्रतिशत गिरा, इस पर भाजपा का क्या नुकसान है? भारतीय जनता पार्टी कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सीटें प्राप्त कर रही है। जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं, आपने देखा होगा कि हमारा जो विजय रथ है उसी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हम 400 पार का आंकड़ा प्राप्त करने जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में कंपनी ने स्वीकार किया, इस पर आप क्या कहें? जो लोग कोविड के वैक्सीन का दुष्प्रचार कर रहे हैं वो आज कहते हैं कि हम बड़े साइंटिफिक ढंग से बातें कर रहे हैं। उस समय क्या कर रहे थे जब वो उसका दुष्प्रचार कर रहे थे, तो इसलिए इनकी बातों में आने की आवश्यकता है।
वही विपक्ष का कहना है कि लगातार भाजपा जो है रोजगार और लोगों को बांटने का काम कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही मैंने है। बताया कि चित्रकूट, बांदा, बुंदेलखंड में बेरोजगारी का प्रश्न था, आने जाने के रास्ते का प्रश्न था। उन लोगों ने 70 साल शासन किया, क्यों नहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दिया। उन्होंने 70 साल शासन किया, इसमें समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान था। 4-4 बार सरकारें बनी, एक ही पार्टी की परिवार की 4-4 बार सरकार, क्यों नहीं उन लोगों ने एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ लगा दिया जिससे कि लोगों को रोजगारी मिली। सूर्य भगवान बुंदेलखंड में हजारों लाखों जब से सृष्टि है तब से यहाँ चमकते हैं, तब से यहाँ अपनी ऊर्जा देते हैं। क्यों नहीं उन लोगों ने सोचा कि यहाँ जो है यहाँ सोलर पार्क विकसित कर दिए जाए। ये लोग खाली जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इन्हें काम करना नहीं है, जनता की सेवा नहीं करना है। जनता अब इन्हें अच्छी तरह से समझ